प्यारे बच्चों, मैं कीर्ति आर्या, सहायक अध्यापिका चंपा देवी, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज हरनई गोरखपुर से गृह विज्ञान कक्षा 12 की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की चर्चा का विषय हमारा है हमारी ज्ञानेंद्रियाँ। इसको पाठ को हमने दो भागों में विभक्त किया है। प्रथम पाठ में हम लोग ज्ञानेंद्रियाँ क्या हैं, आँख अथवा नेत्र की कार्यविधि, संरचना एवं उसके दोषों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और प्रस्तुत प्रकरण में हम लोग अपनी अन्य ज्ञानेंद्रियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, इस भाग में हम लोग कर्ण अथवा कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन सभी की संरचना एवं कार्य के बारे में जानेंगे एवं ये हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं, इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी, विस्तृत चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो हमें हमारे संसार से जोड़ती हैं। अगर ये ज्ञानेंद्रियां नहीं होंगी तो हम अपने बाहरी संसार से कदापि जुड़ नहीं सकते हैं। तो बाहर तौर पे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। पूर्व पाठ में हमने पूर्व भाग में इसके बारे में जानकारी ली थी, जो कि थी आँख, कान, नाक, जीभ एवं त्वचा। तो है हमारे आसपास ध्वनि उत्पन्न होती है, वो संगीत होता है, उसको हमें सुनना बड़ा ही अच्छा लगता है। संगीत, अगर हम दुखी भी होते हैं और मधुर संगीत सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक शांति उत्पन्न होती है और हम प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। अर्थात सुनना एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें बाहरी संसार से जोड़ती है। पक्षियों का कलरव है, संगीत है, नदियों का कलरव है, ये सब चीज़ें हमारे कानों द्वारा ही हम सुन पाते हैं। अब ये कान हमारे किस तरह से कार्य करते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। व्यक्ति के जीवन में नेत्रों के बाद कान का एक महत्व होता है। संसारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए एवं उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए कान बहुत आवश्यक होते हैं और कान 2 होते हैं। इसकी पूर्ण संरचना के बारे में चलिए चर्चा करते हैं। बच्चों, मानव कान या मानव कर्ण ये हमारे 2 होते हैं। कनपटी के ऊपर उभरे हुए भाग की तरह ये होते हैं। ये बाहर से दिखने वाली संरचना है जो बहुत ही साधारण लगती है, परंतु अंदर से ये काफ़ी जटिल होती है और इसकी कार्यविधि भी समझने योग्य होती है। तो बाह्य तौर पर देखने पर हमारे कर्ण जो इस तरह से होते हैं, बाह्य कर्ण को हम लोग अपने कर्ण को 3 भागों में बांट सकते हैं: बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण एवं अंतःकर्ण। इसके बाद हमारे कान जो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं वो होता है सुनना, अर्थात जो स्वर उत्पन्न हो रहे हैं वो ध्वनि तरंगों के रूप में होते हैं। इन तरंगों को एकत्रित करके हमारे कान के माध्यम से अंदर पहुंचाया जाता है और मस्तिष्क तक ये पहुंचती हैं, जिससे हमें विवेचना करके मस्तिष्क हमें आवाज़ सुनने की में मदद करता है। इसके अलावा हमारा शारीरिक संतुलन बनाने में भी कान का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। आइए हम लोग इसकी पूर्ण संरचना के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, ये 2 चित्र आप लोग के सामने हैं। ये दोनों ही चित्र हमारे कर्ण के हैं, हमारे कान के हैं। ये संरचना बहुत ही ज़्यादा जटिल संरचना होती है। बाहर से देखने पर यह बड़ी साधारण लगती है, परंतु अंदर से ये काफ़ी जटिल होती है। आइए इसको इस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। बच्चों, ये जो हमारा कर्ण है, इसका बाहरी भाग जो होता है, ये भाग जो होता है बाहर का, इसको हम लोग पिन्ना बोलते हैं। ये उपास्थि का बना होता है और काफ़ी लचीला होता है। उपास्थिति अर्थात लचीली ऊतकों द्वारा निर्मित होता है और इसमें एक जो त्वचा है उसका आवरण होता है और बाहर से ये इसी प्रकार से दिखते हैं। परंतु ये बाहरी भाग पूर्ण नहीं होता है। इसके अंदर यहाँ पे देखिए एक नली होती है जो हमारी यहाँ पे एक दृढ़ झिल्ली से
जुड़ी हुई होती है। इस जो यह नलिका है, इसको हम लोग ऑडिटरी कैनाल या श्रवण नली कहते हैं, जो कि करीब 2 सेंटीमीटर लंबी एवं पतली नली होती है। ये जहाँ पे डार्क हरा दिख रहा है, ये हमारी टिम्बैनिक मेम्ब्रेन या कर्ण पटल होती है, जिसको हम साधारण भाषा में कान का पर्दा कहते हैं। उसके बाद ये हमारी जो इसकी कान की ऊपरी कान की लास्ट जो स्तर है, ये हमारे मध्य कर्ण से जुड़ा हुआ होता है। मध्य कर्ण में हमारी कंठ कर्ण नली होती है एवं 3 छोटी छोटी अस्थियां होती हैं। ये अस्थियां हैं इनकस, मैलियस और स्टेपीज। हमारी जो स्टेपीज है हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। उसके बाद ये जो स्टेपीज है, ये एक आकार खिड़की से जुड़ी हुई होती है, जो कि हमारे अंतःकरण से जुड़ा हुआ रहता है। अंतःकरण में हमारे कर्ण को भी हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है अर्धवर्ताकार नाल, दूसरा है प्रघात तंत्रिका और तीसरा है कर्णावृत या कॉक्लिया। अब इन संरचना में जो हमारी श्रवण नाल है, इसमें वैक्स होता है या जो और रोम होते हैं, जो हमारे रोगाणुओं को अथवा धूल के कणों को कान में जाने से रोकते हैं। इसके बाद जब हमारा ये जो अंतःकरण है, इसमें जो ये भाग है, ये जो ऊपर का भाग है ये गोले नुमा है। इसमें 3 गोले होते हैं। इसमें 2 गोले खड़े अथवा एक तिरछा होता है। और इसमें जो हमारी कर्णावृत या कॉक्लियाज है, इसमें ये स्नेल या घोंगे की तरह होती है और ये करीब 2.5 चक्कर ऊपर काटती है और इसके अंदर द्रव भरा होता है। इसको 2 पतली झिल्ली से 2 भागों में बांट दिया जाता है। मध्य भाग में जो एंडोलिम्स, बाकी 2 भागों में पेरिलिम्स नाम के द्रव भरे होते हैं, जो कि हमें इसके बाद ये हमारा जो होती है, ये नर्व्स द्वारा या तंत्रिकाओं द्वारा हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती है, जिससे कि हम स्वर को पहचान कर सुन पाते हैं। और ये क्रिया जो होती है वो इतनी शीघ्र होती है कि हम कोई चीज़ सुनने के तुरंत बाद ही उसको अनुभव कर पाते हैं। तो बच्चों, इस जो संरचना के बाद आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमारे कान कार्य करते हैं। सबसे पहले जब हमारी ध्वनि तरंगे, क्योंकि हमें पता है जब हम बोलते हैं तो हमारे आसपास तरंगे उत्पन्न होती हैं, इन ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करके, एकत्रित करके इस ऑडिटरी कैनाल द्वारा, इस श्रवण नाल द्वारा ये हमारे कर्णपटल पे जाती हैं और वहाँ पे एक जोर डालती हैं, जिससे कि इसमें कंपन उत्पन्न होता है। इस कंपन के बाद ये जो 3 हड्डियाँ हमारे कान के मध्य भाग में हैं, इनकस, मैलियस और स्टेपीज, इनसे होते हुए ये तरंगे हमारी कॉक्लिया तक पहुँचती हैं या कर्णावृत तक पहुँचती हैं। और कॉक्लिया में जो द्रव होता है, इस द्रव और रोम रुकूप होते हैं, इनसे ये टकराती है और इसकी विवेचना करने के लिए इन सूचना को मस्तिष्क तक पहुँचाती है और मस्तिष्क इसकी प्रोसेसिंग करके, इसकी विवेचना करके फिर सुनने का कार्य करता है। इस प्रकार से हम सुन पाते हैं। अब हमारे कान का दूसरा कार्य होता है संतुलन बनाए रखना। तो संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे कर्ण में जो ये मध्य जो हमारे कर्ण का अंतिम सिरा होता है, जिसमें अर्धवर्ताकार नाल होती है, इस अर्धवर्ताकार नाल में भी कुछ तरल पदार्थ भरे होते हैं और जब ये सोडियम कार्बोनेट के साथ के संवेदी कूटों के साथ ये लड़ते हैं तो या मिलते हैं, तो जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो हमारे मस्तिष्क तक तंत्रिकाओं द्वारा पहुंचता है और हमारा मस्तिष्क जो है सूचना देता है उन अंगों को, उन तंत्रिकाओं को जो संतुलन बनाए रखती हैं, और ये सूचना उन तक पहुंचाने के बाद हमारी वो तंत्रिकाएं कार्य करती हैं और हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखती हैं। बच्चों, इसकी संरचना के बाद चलिए एक बार हम लोग फिर से इसको समझ लेते हैं। इस रूप में ध्वनि की तरंगे कर्णपटल से टकराकर उसमें कंपन उत्पन्न करती हैं। यह कंपन तीनों हड्डियों के माध्यम से, जैसे मैंने अभी पूर्व में चित्र के माध्यम से बताया कि 3 छोटी छोटी हड्डियां हमारे मध्यकर्ण में होती हैं, उनसे होते हुए अंतःकर्ण तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप कॉक्लिया के द्रवों में गति होती है और कॉक्लिया के अंदर संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं, जो इन संवेदनाओं को तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क के स्वर्ण केंद्र तक पहुंचा देती हैं और मस्तिष्क इसकी विवेचना करता है और हमें
जिसके द्वारा ध्वनि का बोध होता है और हम सुन पाते हैं। बच्चों, इसके बाद जब कान इतना महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे लिए, तो कुछ व्याधियां भी हमारे कान में हो जाती हैं, कुछ व्याधियां जन्मजात होती हैं और कुछ बाद में उत्पन्न होती हैं। तो कानों में एकमात्र बहुत ज़्यादा बीमारियां या व्याधियां नहीं होती हैं। इसमें एक बहुत बड़ी जो एक व्याधि होती है वो बहरापन होता है। यह जन्मजात भी होता है अथवा ये जन्म के बाद भी उत्पन्न हो सकता है। अब जन्म से बहरापन होना तो दूसरी चीज़ हो जाती है, जन्म के समय ही वो चीज़ पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पा रही है, इसलिए वो बहरापन देती है या बहरापन उत्पन्न करती है। परंतु जन्म के बाद जैसे हम कोई नुकीली चीज़ अपने कान में डाल देते हैं या किसी एक्सीडेंट के कारण हमारे कान का पर्दा फट जाता है, जिससे हम बहरापन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कभी कभी ये बहरापन उम्र बढ़ने से वृद्ध अवस्था में भी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हमारी जो तंत्रिका कोशिका है वो सही रूप से कार्य नहीं कर पाती है, जिसकी अक्षमता के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। अब कान की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए कि कान को नियमित रूप से साफ करते रहना चाहिए। जैसे हमने अभी बताया था कि ऑडिटरी कैनाल होता है जिसमें वैक्स होता है, तो ये वैक्स जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि धूल के कणों को रोकता है, तो ये धूल के कण जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इनको निकाला जाता है और ये बहुत सावधानी पूर्वक और सॉफ्ट बड से करनी चाहिए। कोई भी नुकीली चीज़ हमें अपने कानों में नहीं डालनी चाहिए और नहाते समय कान में पानी ना जाए, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा समय समय पर कुछ जनरल दवाइयाँ होती हैं जो कान में डालने से उसकी जो गंदगी है वो बाहर आ जाती है, वो समय समय पर दवा का सेवन करना चाहिए, जिससे हम अपने कान की सुरक्षा भली भांति कर पाएं। अब बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की कि हमारे कान बहुत महत्वपूर्ण है, इसी प्रकार हमारी नाक जो है ये भी एक महत्वपूर्ण संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रियां है। इसके यह हमारा जो चेहरा है, चेहरे में नेत्रों के बीच में या नेत्रों के मध्य में एक उभार होता है जो हड्डियों का बना हुआ होता है। इसका अंदर का भाग कोमल होता है और बाहर का भाग दृढ़ होता है। अंदर का भाग इसका कुछ ऊतकों द्वारा निर्मित होता है, उपास्थि द्वारा निर्मित होता है। और ये जो हमारा नाक है ये भी दो भागों में बटी होती है, एक बाहरी नाक और एक आंतरिक नाक या भीतरी नाक, जिसको हम नासागुआ कहते हैं। बच्चों, इस चित्र में आप लोग देख रहे हैं या आप अपने आप को जब चेहरे को शीशे में देखते होंगे तो देखते होंगे कि एक उभार नाक का है और उसके निचले हिस्से में दो छेद होते हैं। तो ये दो छेद जो है अंदर नासागुआ के होते हैं, जो बीच में एक दृढ़ झिल्ली से अलग अलग पृथक पृथक हो जाते हैं। और नाक का हमारा मुख्य कार्य होता है जो हम गंधों को ग्रहण करना, चाहे वो सुगंध हो, चाहे वो दुर्गंध हो, चाहे बदबू हो, चाहे खुशबू हो, उसको ग्रहण करना। इसके अलावा हमारी श्वसन क्रिया के लिए भी हमारी नाक उत्तरदायी होती है। इसके बाद बच्चों चर्चा कर लेते हैं हमारी जीभ के बारे में। हमें पता है कि जीभ जो हमारी है ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती है और बहुत ही ज़्यादा लचीली होती है। ये इतनी ज़्यादा लचीली होती है कि हम अपनी सुविधा अनुसार इसका सिकोड़ सकते हैं और इसको फैला सकते हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं तो ये बोलने की क्रिया हमारी जीभ की मदद से ही संभव हो पाती है। ये जो जीभ होती है हमारी, ये जीभ मुख के तल पर पेशी से बना एक अंग है, यानी जहाँ हमारा मुख है, मुख का जहाँ शुरुआत अंत होता है वहाँ से ये जीभ शुरू होती है। और अगर हम लोग देखें इसको तो ये गुलाबी रंग की होती है और ये हमें प्रत्यक्ष रूप से दांतों के बाहर दिख जाती है। यह स्वाद अनुभव करने का प्रमुख अंग है, यानी अगर हमारी जो जीभ है इसमें कुछ स्वाद अंकुर होते हैं। ये स्वाद अंकुर हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्वादों से करने में मदद करते हैं। जैसे कि इस चित्र में आप लोग देख रहे हैं, ये इसमें जो नीला भाग आप लोग देख रहे हैं, ये नीला भाग कड़वा यानी तीखे को ग्रहण करता है। इसके बाद इसका पीला भाग खट्टा ग्रहण करता है, खट्टा स्वाद जो होता है उसको ग्रहण करता है। हरा भाग इसका खारा स्वाद को ग्रहण करता है तथा सबसे बाहरी भाग जो लाल है वो मीठा ग्रहण करता है। इस प्रकार से ये स्वाद जो है हमारे टंग में या हमारी जीभ में हमें अनुभव होते हैं। ये जो है हमारी जो जीभ है ये हमारे स्वर को भी नियंत्रित करती है और इसके अलावा ये हमारे जो लार होती है वो इस जीभ को नम बनाए रखती है ताकि इसके गति में कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो। बच्चों, इस चर्चा के बाद अब हम लोग चर्चा करते हैं हमारी त्वचा के बारे में। त्वचा
जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हम लोग बाहरी तौर पे जब किसी को देखते हैं तो उसकी त्वचा हमको दिखाई देती है। अगर ये आवरण, त्वचा एक आवरण के रूप में होता है, अगर ये आवरण नहीं होगा तो हमारा शरीर बड़ा ही भयानक लगेगा। तो ये त्वचा क्या करती है, हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है और पूरे शरीर पर होती है। ये त्वचा सब जगह पूरे शरीर पे एक समान तरह से नहीं होती है, बल्कि हाथ की हथेलियों में और पंजों के नीचे ये मोटी होती है, बाकी अनुपात में पतली, बाकी शरीर में ये पतली होती है। ये इसमें दो भाग होते हैं, अधिचर्म तथा चर्म, और उसकी नीचे की भाग वसा होती है। अधिचर्म में कोशिकाएं होती हैं जो हमारे रक्त कोशिकाएं होती हैं, संवेदी कोशिकाएं होती हैं, और चर्म में जो हमारे बाल होते हैं, जो रोए होते हैं हमारे स्किन पे, इसका जो रूट होती है, इसका जो जड़ होती है वो हमारे चर्म पर ही होती है। इसमें अनेकों प्रकार की ग्रंथियां भी होती हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जैसे श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि, और इसमें बहुत अनेक रक्त कोशिकाएं होती हैं। जो कि इसके अलावा जो बाह्य आवरण होता है या चर्म, अधिचर्म का भाग होता है, वो क्या करता है, वो पूरा हमेशा कार्यरत होता है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर हमारे शरीर पे टच होती है तो वो हमारी त्वचा पर ही होती है। तो इसी कारण ये बहुत ज़्यादा खराब होती है या इनका क्षरण बहुत ज़्यादा होता है। तो ये निरंतर बदलती रहती है, इनकी कोशिकाएं बार बार निर्मित होती रहती हैं ताकि इसकी क्षति को खत्म किया जा सके या क्षतिपूर्ति की जा सके। अब इसमें हमारी जो त्वचा है, दो तरह के संवेदांग होते हैं, जैसे कि पीड़ा संवेदांग और स्पर्श संवेदांग। पीड़ा संवेदांग त्वचा की अधिचर्म और चर्म में संवेदी तंत्रिका तंतु का जाल फैला होता है या पीड़ा, खुजली, जलन आदि का ज्ञान हमें कराती है। इसके अलावा स्पर्श संवेदांग या बेलनाकार संवेदी संरचनाएं हैं, ये स्पर्श ग्रहण करने में का कार्य करती हैं या स्पर्श ग्रहण करने में हमें सहायक होती हैं। बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने चर्चा की कि हमारे कौन कौन से ज्ञानेंद्रियां हैं और ये ज्ञानेंद्रियां किस तरह से कार्य करती हैं। आइए इस तालिका के माध्यम से एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ये ज्ञानेंद्रियां किस तरह से कार्य करती हैं। नेत्र गोल गेंद के रूप में होती है और इनका कार्य देखना होता है। कान घुमावदार जटिल अंग है जिसका कार्य सुनना एवं शारीरिक संतुलन बनाना होता है। नाक उभार युक्त अंग होता है जो सूंघना एवं श्वसन कार्य में का कार्य करता है। जीभ लचीली एवं मांसपेशियों से बनी होती है जिसका कार्य होता है स्वाद और बोलने में सहायता प्रदान करना। इसके अलावा त्वचा मुलायम और लचीली होती है जिसका कार्य होता है ताप नियंत्रण, उत्सर्जन एवं संवेदना। जो हमारी त्वचा होती है यह हमारे ताप को भी नियंत्रित करती है और हमारे शरीर में उत्सर्जन का कार्य भी करती है, यानी पसीने के रूप में यह हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालती है। बच्चों, इस चर्चा के बाद हम लोग अभ्यास कार्य की तरफ चलते हैं। इस अभ्यास कार्य के अंतर्गत आप लोगों को निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, कान की संरचना को विस्तार से लिखिए। यानी जो संरचना आपको बताई गई है, कान के 3 भाग होते हैं, मध्य कर्ण एवं अंतःकर्ण, इसकी संरचना किस तरह होती है और इसकी कार्यविधि के बारे में आपको पूर्ण लिखना है। इसके बाद नाक का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी नाक का चित्र बनाते हुए उसकी कार्यविधि के बारे में चर्चा करनी है। इसके बाद आपको टिप्पणी लिखनी है, कान या कर्ण के बारे में आप टिप्पणी कर सकते हैं, इसके कार्य के बारे में जानकारी दे सकते हैं, इसकी संरचना के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद जीभ के बारे में चर्चा करना है, जीभ किस तरह से कार्य करती है और क्या क्या इसमें आपको जीभ के क्या क्या कार्य होते हैं और इसकी संरचना क्या क्या होती है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा। पहले भाग के अंतर्गत हमने जिन बातों के बारे में चर्चा की एवं दूसरे भाग में जिन बातों पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये सभी भाग हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं और ये संवेदी अंग होते हैं जो हमें हमारे बाहरी संसार से जोड़ते हैं। धन्यवाद। बाहरी का